11 एंड 12th कॉमर्स, सीए, सीएस, बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस से जुड़ी सभी जानकारी को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बीएचयू बीकॉम की प्रिपरेशंस। बीएचयू बीकॉम जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा फॉर 2020, उसके लिए अपनी ये क्लासेस हैं। मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि इस बीएचयू बीकॉम का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, और एक बार जब हम लोग ये एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद आज ही से हम लोग अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसके अंदर में हम आपको बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न बताएंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि कवर अप होते हैं और उसको कैसे करके पढ़ा जा सकता है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर स्टडीज, आज की क्लास में सबसे पहले एक अपना पेपर डिस्कशन होगा कि व्हाट इज द सिलेबस इन बीएचयू बीकॉम, क्या कंटेंट है, कौन कौन सी चीज़ें कवर अप होती हैं, हम लोग कैसे करके कवर अप करवाएंगे, क्या मार्किंग पैटर्न होता है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन, वेरी शॉर्ट सेशन। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारा पेपर पैटर्न कैसा है, तो पूरी तरीके से ये एमसीक्यू बेस्ड है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। दिस इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब अब आपको कंप्यूटर के ऊपर ही बैठ करके अपना एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम जैसे कि हम लोग कह सकते हैं। 150 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। 150 क्वेश्चंस के अंदर में मार्किंग पैटर्न क्या होता है, हर एक क्वेश्चन के लिए +3 होता है और अगर गलत होता है तो फिर -1 होता है। सो देयर इज अ मार्किंग स्कीम ऑफ +3 एंड -1। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, आपके पास में 150 मिनट्स होंगे और टोटल क्वेश्चंस भी आपके पास कितने हैं, 150। सो हम कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 1 मिनट का समय होगा, जो कि सफिशिएंट है, काफी हद तक सफिशिएंट है। नेक्स्ट, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बीएचयू बीकॉम में कवर अप होते हैं। हाँ, आपको बताएं, हमने इनफैक्ट पिछले पेपर की पूरी एनालिसिस भी अभी इसमें इंक्लूड करके रखी हुई है, तो वो भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। सो ये एक एनालिसिस है कि इतने टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं इन बीएचयू बीकॉम। सो कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप होते हैं उसका एक लिस्ट हमने बना करके रखा हुआ है। अकाउंटेंसी से आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी के आपके 2 पार्ट्स हैं, एक है आपका नॉर्मल अकाउंटेंसी वाला पोर्शन और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला पोर्शन। अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर दोनों को मिला दिया जाए तो फिर इन टोटल देयर आर 30 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि अकाउंटेंसी का इसमें वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है। ये जो आपकी अकाउंटेंसी है ये बेसिक अकाउंटेंसी होगी। इसके अंदर में आप सोल प्रोप्राइटरशिप, जर्नल, लेजर, थ्योरी, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें स्कोप काफ़ी वाइड होता है, प्लस जो अपने प्रिपरेशन की टेक्निक है वो चेंज हो जाती है। अब हम लोग एमसीक्यू के हिसाब से तैयार कर रहे होते हैं, ना कि सब्जेक्टिव के हिसाब से। जैसे कई बार हम लोग पहले क्या करते थे कि जब हम लोग चीज़ों को सब्जेक्टिवली पढ़ते थे तो बहुत सी थियरी स्किप कर देते थे, बट यहाँ पे वही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब आपको इसको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है एज पर योर पेपर पैटर्न। नेक्स्ट, अगला इसके अंदर में एक टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मार्केट्स वाला। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर में आप सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे आप इसके अंदर में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उसके अंदर के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हर एक चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। ये एक टॉपिक बहुत वाइड तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका वेटेज बड़ा ही अच्छा खासा है। इन टोटल देयर विल बी 15 क्वेश्चंस विच विल बी कवर्ड अप इन इट। नेक्स्ट पोर्शन इज योर मनी एंड बैंकिंग। इसके अंदर में भी 15 क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। एक और पोर्शन है आपका इकोनॉमिक्स वाला, जिससे अगेन देयर विल बी अ सेट ऑफ अराउंड 15 क्वेश्चंस। सो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग एनालाइज करें तो कहीं हद तक हम लोग पढ़ भी चुके होंगे, बस अब जो है आपके पढ़ने का टेक्निक थोड़ा चेंज होने वाला है, और जैसे कि हमने आपसे कहा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़ी चेंज होने वाली हैं। नेक्स्ट पोर्शन विल बी बिजनेस या बेसिक मैथमेटिक्स। ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज मैथमेटिक्स से काफ़ी समय से हो सकता है आपका टच छूट गया होगा, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी हम लोग काफ़ी एग्जॉस्टिवली कवर अप करेंगे। आपको बताएं, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास में अपनी एक सेपरेट स्टडी मटेरियल है जो कि आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट विल बी बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। इवन आप समझिएगा कंप्यूटर भी आता है, जिससे 6 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर से भी 6 क्वेश्चन आते हैं। सोचिए,
कंप्यूटर जैसे टॉपिक से भी 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसमें से भी कौन से टॉपिक्स आएंगे वो आपको बताया जाएगा। जैसे इसमें कुछ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स हो गए उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट टाइम एक्सेल से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस आए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू गेन नॉलेज अबाउट करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स। इससे भी लगभग 9 क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए इस पैटर्न में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। BHU है, जरूरी तो है नहीं कि हमारी बात को मानेगा ही, लेकिन हाँ ये ऑलमोस्ट एक पैटर्न होता है फॉर BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो इन टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं? 150। पास्ट ईयर के पेपर का भी एक एनालिसिस हमने इंक्लूड करके रखा हुआ है। ये देखिए जो आपका पास्ट ईयर का पेपर था इन द ईयर 2019, उसमें आपके पहले क्वेश्चन से लेके 6th क्वेश्चन तक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर बेस्ड नहीं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। मैथ्स के क्वेश्चन थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 21। फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चंस थे 22 से लेके 36 तक। मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस थे 52 से 66 तक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस थे 67 से 82। बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक अफेयर्स एक साथ था, बहुत ज्यादा बाइफरकेटेड नहीं था, तो ये 83 से 105 तक था। बिजनेस मैनेजमेंट का इतने से इतना था और अकाउंटेंसी के 124 से लेके 150 तक। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट जैसा कि हमने आपको पैटर्न बताया वो वैसा ही था। ठीक है, सो ये आपका पेपर पैटर्न है। एक बार इसको आप चेक कर लीजिए, कुछ नोट करना चाहें आप इसमें से नोट कर सकते हैं। चलिए, सो नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया आप लोगों ने? ये लास्ट ईयर के पेपर का था। अब हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इस क्लास के ठीक बाद हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास और लेने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रिपरेशंस, मैं आपसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रिपेयर विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए आप उन्हीं चीज़ों को सच कर पाते हैं जिनके बारे में आप खुद इमेजिन भी करते हैं। तो आप एक बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़िए कि नहीं हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम कर लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि यहीं पे आकर के अपनी लाइफ खत्म हो जाएगी ना, लेकिन हाँ हम हर एक बार जब प्रिपरेशन के लिए बैठेंगे तो हम इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बैठेंगे कि नहीं हम कर लेंगे। कई बार आपके हार और जीत के बीच में आप माने न माने बट फर्क आपके एटीट्यूड का होता है। ठीक है, सो एक बड़ी अच्छे एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़िए, एक विनर्स एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़िए कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया से जी जान लगा के प्रिपेयर करेंगे, उसको क्वालिफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद आवर प्रिपरेशंस। थैंक यू। Okay, so now we are going to start today with the first class of accounting portion. अकाउंटिंग पोर्शन जो आपका BHU BCom के अंदर में पूछा जाएगा उसके बारे में आपको सबसे पहले एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका सिलेबस कौन कौन सा है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इसमें कवर्ड अप हैं, उसको किस तरीके से तैयार करना है। देखिए जिस दौरान हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे हम आपसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये मान करके ना चलें कि हमको सब कुछ आता है। आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि नहीं अगर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी भी हैं तो वो हो सकता है कि हम भूल गए हों या उतने अच्छे तरीके से हमको याद ना हो। अब आपको यहाँ पे बस ये इंश्योर करना है कि आप ढंग से हर एक चीज़ को तैयार करें, एकदम बेसिक से हर एक चीज़ को लेकर के चलें और एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को समझें। मतलब ये नहीं कि आपने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और एक बार चल जाएगा ना, आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, सो कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, लंबे लंबे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें नहीं है। सो हमें तैयारी करनी है पूरी की पूरी MCQ पैटर्न के हिसाब से। उसी पैटर्न के हिसाब से हमारी पूरी टीम भी आपको तैयार कराएगी। मेरा नाम C अंकित ला है, अजय ला सर और मैं दोनों ही आपको अकाउंटेंसी वाला पोर्शन हैंडल करके पढ़ाएंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग टुडे, बट बिफोर वी स्टार्ट हम आपके साथ में जैसा कि कह रहे थे सिलेबस का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो ये अपना पूरा कंटेंट और इनफैक्ट ये अपनी पूरी की पूरी किताब है। देखिए ये पूरी किताब जो हम लोगों ने तैयार की है इसके अंदर में हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है कि हम लोग MCQs को इनकॉर्पोरेट करें एज वेल एज थ्योरी को इनकॉर्पोरेट करें। तो ढेर सारे MCQs इसके अंदर में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं हर एक टॉपिक से जुड़े हुए। तो हम लोग ने इसको चैप्टर्स और यूनिट्स के अंदर में डिवाइड करके रखा हुआ है, जिसके हिसाब से पूरी की पूरी किताब आपकी बटी हुई है। तो आपको अगर रिवाइज भी करना होगा तो बहुत आसान हो जाएगा।
जैसे हम लोग ने शुरुआत में एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन रखा है, अकाउंटिंग का प्रोसेस रखा है, बीआरएस इंक्लूड किया है, इन्वेंट्रीज हैं, डेप्रिसिएशन है, कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर्स का एक बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्कस किया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, एनपीओ के लिए, पार्टनरशिप्स का पूरा पोर्शन, कंपनी अकाउंट्स, स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए रिकॉर्डिंग, रेशियो, कैश फ्लो, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। ठीक है, हमने आपको एक इससे पहले के ठीक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि देखिए ये जो आपका पूरा पोर्शन अकाउंट्स का, इससे लगभग 30 क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिसको हम लोग एक बेसिक अकाउंटिंग वाले पार्ट में और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के पार्ट में बांट सकते हैं। इस किताब में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ में। देखिए हमने चैप्टर बाय चैप्टर या टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को पिकअप किया है। अगर आपको लगता है कि आई एम स्टार्टिंग विद फ्रॉम द वेरी बेसिक सीक्वेंस की व्हाट इज अकाउंटिंग एंड दिस दैट, हम वहां से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हमने टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को पिकअप किया है और डेली मेरी क्लास में यही एक कोशिश होगी कि हम आपको एक टॉपिक सिखा करके जाएं। ठीक है, आपको भी यही करना है कि आप डेली जब क्लास में पढ़ करके जाएं तो आप ये देखें कि आपने आज कौन सा टॉपिक क्लियर किया और उससे किस तरीके के क्वेश्चन हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सो वी हैव टू गो इन सच अ वे कि हम टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को कवर अप कर पाएं। ठीक है, अदरवाइज होगा क्या कि हमारी क्लासेस पूरी खत्म हो जाएंगी और हमको समझ में नहीं आएगा कि आखिर हमने पढ़ा क्या था। तो इन एवरी क्लास यू मस्ट हैव अ नोटबुक विथ यू। आप नोट करिए कि दिस इज क्लास नंबर 1 ऑफ योर अकाउंटिंग एंड आप इसमें कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं। आप इसके अंदर में सीखेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर बुक, मेन बुक, एंड दिस इज यूनिट नंबर 1। आप आज की क्लास में ये सीख रहे हैं। ठीक है, सो आप इन चीज़ों को जब आप अपडेटेड रखेंगे और लिखते रहेंगे साथ साथ में, तो आपको रिवीजन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के साथ। हमने आपसे पहले भी कहा कि आप ये कोशिश करिए कि हर एक चीज़ को हम लोग बहुत बेसिक से समझना एकदम शुरू करें। तो अकाउंटिंग के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और आज इसके अंदर में आपको सिखाएंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड विद दैट, एकदम बेसिक एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है कि अकाउंटिंग का प्रोसीजर चलता कहाँ से है, शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले तैयार होता है एक सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तैयार होता है एक सोर्स डॉक्यूमेंट। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ में रिलेट करते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट मेरे पास में आता है और स्टूडेंट आकर के देता है हमको फीस। तो इस फीस को हम सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्या हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं? नहीं, हम इसको पहले कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। सबसे पहले हम तैयार करते हैं इसकी एक रिसीप्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में कई बार रसीद भी कहते हैं। हम इसकी एक रिसीप्ट तैयार करते हैं। ठीक है, हम इसकी एक रिसीप्ट तैयार करते हैं जिसकी एक कॉपी हम स्टूडेंट को दे देते हैं और एक कॉपी हम अपने पास मेंटेन कर लेते हैं। फिर इस रिसीप्ट के बेसिस पर एक बार जो हमने ये रिसीप्ट बना ली, अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं अपने कैश बुक के अंदर में। और एक स्टूडेंट का खाता तैयार होता है, एक स्टूडेंट का अकाउंट अलग से तैयार होता है, उस स्टूडेंट के अकाउंट के अंदर में नोट कर सकते हैं। अच्छा, कैश बुक के अंदर में तो जितने भी स्टूडेंट्स हमको फीस पे करेंगे सबका जाएगा। तो इनफैक्ट सबसे पहले हम लोग कैश बुक के अंदर में लिख देंगे और फिर शाम को देखेंगे कि जिस जिस स्टूडेंट से आया था उस स्टूडेंट के नाम पर हम इन पैसों को ट्रांसफर करते जाएंगे कि भाई इससे पैसा मिला, उससे पैसा मिला, ये सारी चीजें हो जाएंगी। साल खत्म होने पर इन सभी चीजों का एक समरी रिकॉर्ड बनाया जाएगा जिसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। और फिर इसके बाद इस ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद, ये देखने के बाद कि हमने रिकॉर्डिंग वगैरह सब सही से की है कि नहीं की है, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली तैयार किए जाते हैं, जिसमें से एक होता है बैलेंस शीट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये स्टेटमेंट सब तैयार किए जाएंगे। ये अपना एक बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर हो गया। बट ये शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है एक सोर्स डॉक्यूमेंट से।
ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्या किया, एक बुक के अंदर में ले जाकर के इसकी रिकॉर्डिंग की, और बुक में रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या किया, हमने हर एक पर्सन के नेम पे जो उसका अकाउंट चलता था उस अकाउंट में ले जाकर के चीजों को पोस्ट किया। तो सवाल ये आता है कि अकाउंट किस चिड़िया का नाम है? अकाउंट होता क्या है? अकाउंट कुछ नहीं है, बस एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पे सिमिलर ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे अगर हमने किसी स्टूडेंट का अकाउंट ओपन किया तो स्टूडेंट से जुड़े हुए सारे के सारे ट्रांजैक्शंस वहां पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो ये एक अकाउंट हो गया। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो अब उस टॉपिक के ऊपर में भी आते हैं। बट ये देखिए आपका ये एक फ्लो चार्ट है। सोर्स डॉक्यूमेंट से कहाँ जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर यहाँ से जाता है लेजर अकाउंट्स में, जैसे हमने कहा था हर एक स्टूडेंट के अकाउंट में जाएगा, फिर इसके बाद बनता है एक ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स जिसमें हम लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं। अब हम लोग सीधे स्टार्ट कर रहे हैं विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कितने तरह के अकाउंट होते हैं तो ये समझिए, अकाउंट क्या, हमने कहा अकाउंट एक ऐसी जगह जहां पे एक जैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत, जैसे हमने कहा कि कैश का अकाउंट है, एक पर्सन से हमने एक स्टूडेंट से पैसा लिया उसका अकाउंट है, हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर से जुड़े हुए सारे जगहों को, सारे खर्चों को, सारे ट्रांजैक्शंस को, फर्नीचर खरीदा, बेचा, फर्नीचर खत्म हो गया, वो डेप्रिशिएट हो गया, हर एक चीज को हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इन अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये क्यों कहने की जरूरत पड़ गई कि ये बताओ कि ये किस तरीके का अकाउंट है? तो इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि आगे जब हम लोग अकाउंटिंग सीखते हैं तो हर एक तरह के अकाउंट की अकाउंटिंग का तरीका अलग अलग होता है। मतलब योर अकाउंटिंग प्रोसीजर विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट कि जो अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है। मतलब अलग अलग तरीके के अकाउंट्स हो सकते हैं, इट कैन बी अ पर्सनल अकाउंट, इट कैन बी एन इम्पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल, किसी भी तरीके का अकाउंट हो सकता है। तो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरह से अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड इज कि वो किस तरह का अकाउंट है, ठीक है। तो ये अपना प्रोसीजर है जो कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन सीखी जाए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको दो तरह के अकाउंट्स बताए गए। कौन से दो तरह के अकाउंट्स? एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। ये एक ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है और यूजुअली एक आध दो नंबर के लिए पूछ लिया जाता है, तो उसको एकदम बढ़िया से सीख लें, ठीक है। एकदम इंटरेस्टिंग है, मजेदार सा टॉपिक है। लास्ट में इसके एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पर्सनल अकाउंट है और इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट तीन तरीके का है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरीके का है, रियल और नॉमिनल। तो बताइए दो क्लासिफिकेशन हो गए, कौन से दो? पर्सनल, इम्पर्सनल। मतलब एक पर्सनल हो गया और एक इम्पर्सनल हो गया, मतलब जो पर्सनल नहीं है। पर्सनल अकाउंट तीन तरीके से फर्दर क्लासिफाई किया गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो हम कह सकते हैं इसको देयर इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देयर इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वैसे ही इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरीके के हो गए, एक हो गया रियल और एक हो गया नॉमिनल। चलिए वंस अगेन, तो दो तरीके के अकाउंट हो गए, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल कितने तरीके के हो गए? तीन तरीके के हो गए। कौन से तीन तरीके के? आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल दो तरीके के हो गए, कौन से दो तरीके के? रियल और नॉमिनल। अब हमको सिखाना यह है कि कैसे क्लासिफाई करें कि कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है। पर्सनल के अंदर में भी आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो इसके रूल्स आइए हम लोग फटाफट सीख लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। पर्सन से रिलेटेड मतलब कोई भी हो गया, राम, श्याम, घनश्याम, कोई भी हो गया। अगर किसी पर्सन का अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट है। लेकिन सिर्फ किसी पर्सन के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट नहीं कहते हैं, और भी लोगों के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे हमारे ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल, चाहे वो कोई पर्सन हो या ना हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी से अपना पैसा बकाया है, हमको किसी कंपनी से पैसा लेना है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अगर हमको किसी कंपनी से पैसा लेना है, मेरा पैसा बकाया है, हमने 10,000 रुपये की सेल्स की थी, उनसे अभी पैसा मिला नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो
ये भी एक तरीके का पर्सनल अकाउंट है, लेकिन कंपनी कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं, तो हम कहेंगे उसे एक तरीके का ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। सो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? जो किसी पर्सन से जुड़ा हो, जो ट्रेड रिसीवेबल हो या ट्रेड पेबल हो, कोई सा भी अगर खाता है तो उसे हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट तीन तरीके के, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब कोई नेचुरल इंसान है, आर्टिफिशियल का मतलब कोई लीगल एंटिटी है, एक्चुअल एंटिटी नहीं है, कोई लीगल एंटिटी है। तो अगर कोई लीगल एंटिटी है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? हमको यही बस एक ध्यान देना होगा, जैसे कोई कंपनी हो गया, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, कोई भी चीज हो गया, अगर वो एक लीगल एंटिटी भी है तो भी उससे हम लोग मानेंगे कि इट इज एन पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर में क्या होता है, ये न तो किसी पर्सन के होंगे न तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, बट फिर भी इनकी अकाउंटिंग वैसे ही होगी जैसे हम एक पर्सनल अकाउंट की करते हैं। वापस से, ये न तो कोई पर्सन है, सबसे ज्यादा डाउट आपको इन्हीं में होगा, तो इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिए। ये न तो कोई पर्सन है न तो कोई लीगल एंटिटी है, तो फिर किस बात के पर्सनल? इनको ट्रीट किया जाएगा एज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सो डोंट टेल मी कि नहीं दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, इसमें तो कोई पर्सन है ही नहीं, देयर इज नो पर्सन इन एक्चुअल, बट वी कैन से कि इनकी अकाउंटिंग वैसे ही करनी है जैसे पर्सनल अकाउंट की होती है। ठीक है, सो अब इसमें क्या क्या आता है ये अब आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आपको बस ये याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर में जितने एडवांस में दिए गए खर्चे हैं या फिर जितनी अपनी लायबिलिटीज हैं, वापस से जितने एडवांस में दिए गए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नहीं, एडवांस में दिए गए एक्सपेंसेस इसके अंदर में आ जाएंगे। सिमिलरली जो हमारी लायबिलिटीज हैं फॉर एक्सपेंसेस वो भी इसके अंदर में आ जाएंगी। तो क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर में? इसके अंदर में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इसके अंदर में आ जाएगा प्रीपेड अकाउंट, और इसके अंदर में आ जाएगा अपना कैपिटल और ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, तो ये चार चीजें अगर आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ड्रॉइंग्स, कैपिटल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। वंस अगेन, ड्रॉइंग और कैपिटल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। ये चार चीजें अगर आपको याद हैं तो आप फटाक से गेस कर लेंगे इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, कई बार आपको एग्जाम में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का ऑप्शन न दे करके आपसे ऑप्शन दे दिया जाता है सिर्फ पर्सनल, तो हम इसे मान सकते हैं कि इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक तरीके एक क्वेश्चन हो ही जाता है कई बार आपके एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा पर्सनल के लिए। कोई नाम है राम श्याम घनश्याम, कोई कंपनी है XYZ, कोई बैंक हो गया, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट्स हो गए। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर में दो वैरायटी है। इसमें कौन सी दो वैरायटीज हैं? सबसे पहले है आपका रियल अकाउंट और फिर है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है देख लीजिए। अकाउंट्स विच रिलेट टू द एसेट्स ऑफ द फर्म, मतलब हमारे जो भी एसेट्स हैं वो सब के सब हमारे रियल अकाउंट को ही माना जाएगा। मतलब जितने भी एसेट्स हो गए, चाहे वो स्टॉक हो गया या कह लीजिए आपका कैश हो गया, कोई सा भी स्टॉक, कोई सा भी अगर आपका एसेट है, ठीक है, फिर वो आपकी मशीनरी हो जाए या गुडविल हो जाए, कोई सा भी एसेट अगर आपका है, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ रियल अकाउंट। ठीक है, सो व्हाट आर रियल अकाउंट्स? रियल अकाउंट्स आर ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म, बट एक डिस्क्लेमर दे दिया गया। क्या डिस्क्लेमर दे दिया गया? कि इट विल नॉट इंक्लूड डेटर्स, क्योंकि डेटर क्या थे? पर्सनल अकाउंट। तो फिर हर एक खाता जो आपका एक एसेट है, हर एक अकाउंट जो कि एक एसेट है, विल बी ट्रीटेड लाइक अ रियल अकाउंट, बट इट विल नॉट इंक्लूड डेटर्स। ठीक है, तो हम लोग आसानी से पहचान लेंगे कि अगर कोई सा भी एसेट है, बस डेटर को हटा दो, बाकी सारे के सारे क्या हो गए? आपके रियल अकाउंट। लेकिन हाँ, अगेन कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे एडवांस में दिए गए एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस भी तो एक एसेट हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस भी तो एक एसेट हुआ, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस विल नॉट बी ट्रीटेड अगेन लाइक अ रियल अकाउंट, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो बाकी तो सब एकदम आसान है। तो एसेट्स को हम लोग को जनरली क्या ट्रीट करना है? लाइक रियल अकाउंट, बट डेटर नहीं जोड़ना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह वो जो पर्सनल के अंदर में आ रहे हैं वो नहीं जोड़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को जज करना है तो सबसे आसान, सबसे आसान नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? नॉमिनल अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाले सारे खर्चे या सारे के सारे अकाउंट्स जो कि किसी इनकम या एक्सपेंस से जुड़े हों, सारे के सारे अकाउंट्स जो कि किसी इनकम या एक्सपेंस से जुड़े हुए। सैलरी दिया, क्या है? एक्सपेंस। सैलरी मिली,
क्या है? इनकम। सेल्स हुआ एक तरीके से क्या है? इनकम। हमने रेंट दिया, क्या है? एक्सपेंस। अच्छा, रेंट एडवांस में दिया, नॉट एन एक्सपेंस। रेंट एडवांस में दिया इज नॉट एन एक्सपेंस, बिकॉज रेंट एडवांस में दिया तो वो खर्चा तो तब होगा जब वो समय आएगा। जैसे आज मार्च में हमने अप्रैल महीने का रेंट एडवांस में दे दिया, तो हम क्या कहेंगे कि वो खर्च हो गया? नहीं, वो खर्च तो अप्रैल में जाकर के होगा। तो एडवांस में दिया हुआ रेंट इज नॉट एन एक्सपेंस, इसीलिए एडवांस रेंट कहाँ गया था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे आपका जाएगा वही चीजें जो कि आपकी इनकम या एक्सपेंस हो गए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। सो अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस या लॉसेस या गेन या रेवेन्यू विल गो अंडर क्या? नॉमिनल अकाउंट। फिर वो चाहे सैलरी हो, इंटरेस्ट पेड हो, कमीशन हो, हर एक चीज को हम लोग मान सकते हैं नॉमिनल अकाउंट। दे आर टेम्पररी। वाई दे आर टेम्पररी? बिकॉज इस साल वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। हम लोग इन दो तरह के अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में हमने आपको ये 3 बताए, इम्पर्सनल में ये दोनों बताया। अब देखिए, अब हम आपके साथ में एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपने आप को कर लीजिए एकदम तैयार, क्योंकि हम आपके साथ में एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ये जो हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, ये कैसे करके करना है, इसको बड़े मजेदार ढंग से हम लोग कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपको हर एक टाइम पे प्रैक्टिस करना है। हम आपको बता दें, हम जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे देंगे वो आपके लिए वेस्ट है। एग्जाम के अंदर में आपके पास में एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसको डेवलप करने का एक ही तरीका है कि हम क्लासरूम में उसको बैठ करके प्रैक्टिस करते रहें। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे। ये रहे, देखिए आपके क्वेश्चंस, और आपको बगल में आंसर भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके आंसर जैसे जैसे आप बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके जवाब मिलते जाएंगे। ठीक है, सो हम आपके साथ में हर एक तरीके के अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। आप अपना ओपिनियन बताइए। ठीक है, आप अपना ओपिनियन बताइए कि ये इस तरीके का अकाउंट है, और फिर हम आंसर आपको दिखाते जाएंगे। आप बताइएगा कि आपने सही सोचा या नहीं सोचा। ठीक है, तो ये आप एज अ गेम लीजिए कि भाई आपको कितने सही जवाब मालूम है, कितने सही गेसेस आप कर पा रहे हैं। ठीक है, सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन माई आंसर कि नहीं हम उसको जवाब देंगे। आप अपना सोचते रहिए और फिर लास्ट में चेक करिए कि बताइए कितना जवाब आपका सही आया। ठीक है, बाद में आप कुछ अदर मीन से कम्युनिकेट करके हमको बता भी सकते हैं कि कितना आप सही बता पा रहे थे। चलिए लेट अस स्टार्ट। 3 क्लासिफिकेशंस हैं आपके पास में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सबसे पहले क्या है बताइए? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या है? एसेट। कहाँ होगा? रियल अकाउंट। चलिए देखा जाए आंसर, रियल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। सोचो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? याद करो, 4 चीजें हमने कही थी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग। क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या है ये? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल में भी कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट बताओ क्या है ये? एसेट। क्या होगा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट बैड डेप्ट्स अकाउंट। बैड डेप्ट मतलब हमने किसी को उधार दिया, उससे पैसा वसूल नहीं पाए, डूब गया पैसा, नुकसान है कि नहीं है, खर्च है कि नहीं है, तो कहां जाएगा ये बैड डेप्ट्स? खर्च है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल अकाउंट। गुडविल क्या हो गया? एक बिजनेस का गुड नेम एंड फेम हो गया, जो कि बिजनेस को थोड़ी और अर्निंग एक्स्ट्रा करने में, एक्स्ट्रा अर्निंग्स करने में हेल्प करता है। तो ये गुडविल भी कहां जाएगा? ये गुडविल भी जाएगा रियल अकाउंट। क्यों? बिजनेस का एसेट है। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है? अर्निंग है, कहां जाएगा? नॉमिनल। नेक्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग याद कर लो, 4 चीजें, कैपिटल, ड्राइंग, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, कहां जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये भी कहां जाएगा? पर्सनल अकाउंट।
नेक्स्ट सैलरी, खर्चा है कि नहीं है, खर्चा है, तो कहां जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ध्यान दीजिए अभी खर्च नहीं है, ये हम दूसरी चीज कह रहे हैं, खर्चा तो पहले ही हो गया, अब ये बकाया पैसा है, इसको हम लोग क्या माने, याद करो चार चीजें, कौन सी चार चीजें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैपिटल ड्राइंग, ये चारों ही चीजें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मतलब पर्सनल अकाउंट। इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, अब आप ये कह सकते हैं कि आपने इंश्योरेंस कराया है, वो एक अलग चीज है इंश्योरेंस कराया है वो एक अलग चीज है। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक, मतलब मेरा एक ओपिनियन ये भी हो सकता है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस टाइप कराया जो कि एक इन्वेस्टमेंट है, सो दैट विल बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट। हम यहाँ पे मान के चलने जो आपने रेगुलर इंश्योरेंस कराते हैं जैसे स्कूटर बाइक वगैरह का, तो वैसा अगर आपने कोई इंश्योरेंस कराया है तो इट इज एन एक्सपेंस, कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड खर्चे, क्या हो जाएगा, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या है हमारे लिए, इनकम, कहां जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट्स हम लोग रियल अकाउंट मान करके चलेंगे, ये दोनों ही अकाउंट हम लोग रियल अकाउंट मान करके चलेंगे। ध्यान सुनिए, कैश अकाउंट इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट, दे आर एसेट्स ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट ट्रेडमार्क एक तरीके का बिजनेस का एसेट होता है, ठीक है, रियल अकाउंट। डेटर्स क्या मानेंगे इसको, डेटर्स जो ट्रेड रिसीवेबल हो गए, जिनसे पैसा वसूलना है अभी, क्या हो जाएंगे ये, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर जिनसे पैसा वसूलना है, क्रेडिटर जिनको पैसा देना है हमको, ठीक है, मतलब मेरा पैसा बकाया है, हमको देना है इनको पैसा, अगेन पर्सनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, ये तो हमारी कमाई होगी, क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन मतलब हम ये कमीशन कमा चुके हैं, अभी मिला नहीं है, ठीक है, इनकम इज स्टिल नॉट रिसीव्ड, ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, कौन सा, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वाला, उन चार चीजों में आ रहा है। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिल गया है, ये भी क्या हो जाएगा, पर्सनल। सॉरी, कैपिटल अकाउंट, चार चीजों में आता है, उनमें कैपिटल ड्राइंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट टाटा स्टील कंपनी, ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक बॉडी है, आर्टिफिशियल पर्सनल। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये भी एक इंस्टीट्यूट का नाम है, आर्टिफिशियल पर्सनल। कमीशन पेड, कमीशन हमने दिया है, खर्च है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल। नेक्स्ट कमीशन एक्रूड, कमा चुके हैं बट अभी तक मिला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी अब सुपरफास्ट, पर्सनल। नेक्स्ट प्रीपेड सैलरी, पहले से हमने एडवांस में दे दिया, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड सैलरी विल गो अंडर पर्सनल अकाउंट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, असेट है हमारे पास में, ठीक है, रियल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया सामने वाले कस्टमर को, खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड, सामान मंगाने में कोई खर्च किया, क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। LIC अकाउंट, इसके अंदर में क्या होता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसमें हम लोग कुछ पैसा जमा कराते रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये वो पैसा है जो कि हम जमा करा रहे हैं। जैसे आपके मन में आ सकता है सर ऊपर इंश्योरेंस तो हम लोगों ने नॉमिनल माना था, LIC का पैसा पर्सनल क्यों, क्योंकि इसके अंदर में पैसा हम लोग एडवांस में जमा करा रहे हैं। नेक्स्ट ड्राइंग, पढ़ चुके हैं, पर्सनल अकाउंट। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल। रेंट पेड इन एडवांस, पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आउटस्टैंडिंग वाला पैसा हो गया, ये भी क्या हो गया, पर्सनल, ठीक है। ठीक है, तो देखिए एक और चीज अच्छे इसमें आपको ध्यान देनी पड़ेगी,
जो बैंक का पैसा था, जब बैंक था तो वो रियल अकाउंट था। बैंक ओवरड्राफ्ट है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स जा रहे थे, रियल अकाउंट के अंदर में लायबिलिटीज नहीं जा रही थी, तो ये कहाँ चला गया? अच्छा, ये नॉमिनल भी नहीं है, क्योंकि बैंक से पैसा अगर उधार लिया हुआ, ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, तो वी कैन नॉट से कि इट इज एन एक्सपेंस और एन इनकम, तो हम लोग क्या कहेंगे? इट विल गो अंडर पर्सनल अकाउंट। सो आई होप इस डिस्कशन के साथ में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डिफरेंट तरीके के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए कि हमने इन अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन आपको क्यों करवाया। हमने इन अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन आपको इसलिए करवाया ताकि आप इन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को सीख सकें। अब देखिए, हम लोगों ने 3 तरह के अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लिया। हमने आपसे कह दिया रियल होता है, पर्सनल होता है, नॉमिनल होता है। रियल होता है, पर्सनल होता है, नॉमिनल होता है। तो अब देखो, रियल, पर्सनल और नॉमिनल के हिसाब से आइए हम लोग सीखते हैं कि क्या आपके रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। पहला, अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसमें रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमको राम से पैसा मिला, तो इन दैट केस राम ने हमको पैसा दिया, राम इज गिवर, तो राम विल बी क्रेडिटेड। हमने राम को पैसा दिया तो राम विल बी डेबिटेड। हम ये थोड़ा बहुत एज्यूम भी करके चल रहे हैं कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग दीज क्लासेस आपके पास में एक बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज तो होगी। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू मोर फ्रॉम दी एमसीक्यू पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। हम आपको एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको एकदम भी बेसिक्स नहीं मालूम है तो थोड़े बहुत आपको बेसिक्स साथ साथ में पढ़ने भी पड़ेंगे। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है ये आपसे अगेन आपको बता दें। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट दे दिया गया और अब आपसे ये नहीं पूछा कि बताइए इसके लिए कौन सा अकाउंट है, आपसे पूछ लिया कि बताओ इसके लिए कौन सा रूल फॉलो होगा। तो आपको रूल्स मालूम होने चाहिए कि पर्सनल के लिए है डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अगर है तो इट इज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, बीएचयू बीकॉम के पेपर की अगर बात करें तो भी हम चेक कर रहे थे, पास्ट एग्जाम के एक पेपर में आया था कि व्हाट काइंड ऑफ एन अकाउंट इज बैड डेब्ट अकाउंट। तो बताइए, बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। हम लोग ने डिस्कस भी किया था। सो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लस एक बार ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से भी सवाल पूछा गया है कि कोई अगर पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है तो उसके लिए कौन सा रूल है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, सो ये हो गए आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वापस से, पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल है तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट और क्रेडिट है क्या? एक अकाउंट के 2 साइड्स हैं। ठीक है, हमको बस ये डिसाइड करना होता है कि उस अकाउंट के किस साइड पे लिखना है, एक डेबिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है। और जब इन दोनों साइड्स पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जब अकाउंट्स की दोनों साइड पे रिकॉर्डिंग की जाती है, डेबिट और क्रेडिट। एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई हम कह सकते हैं बनिए की दुकान होती है या किसी नाई की दुकान होती है तो वो लोग भी अपना हिसाब किताब बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर में वो डेबिट क्रेडिट करके नहीं लिखते हैं, वो उसमें बस दिन भर की बिक्री एक जगह पे जोड़ करके लिख देते हैं। ठीक है, वो हर एक पर्सन का अलग अलग अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि सारे के सारे काम कैश बेसिस पे ही हो रहते हैं, तो वो एक सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम, जिसके बारे में हम लोगों ने सीखा है या आप अभी और सीखेंगे। नीचे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, आइए एक बार ये देखते हैं कि हम लोगों ने ये गोल्डन रूल्स को अच्छे से सीखा कि नहीं सीखा। जैसे रेंट पेड है टू लैंडलॉर्ड, दिस विल बी क्रेडिटेड टू। अच्छा, हमने रेंट किसको दिया? हमने रेंट दिया लैंडलॉर्ड को, तो फिर इन दैट केस हमने पे तो क्या किया? हमने पे तो रेंट किया है। ठीक है, लैंडलॉर्ड को दिया या किसी को भी दिया, भाई खर्चा तो अपना रेंट है, तो व्हाट विल बी क्रेडिटेड? हमारे पास से गया क्या होगा? कैश, तो वी कैन से विल बी क्रेडिटिंग कैश अकाउंट। इन केस ऑफ अ डेट बिकमिंग बैड, मतलब बैड डेप्ट हो गया, जब बैड डेप्ट हो गया तो बैड डेप्ट इज एन एक्सपेंस। याद करो, नॉमिनल अकाउंट, तो हम लोग क्या कहेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो बैड डेप्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। लेकिन इसकी वजह से क्या चीज कम हो गया? हमारे एसेट्स कम हो गए।
ठीक है। अगेन जब एसेट्स कम हो जाएंगे, ऊपर आपने रूल पढ़ा, रियल अकाउंट के लिए रूल आपने पढ़ा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माय डेटर्स आर डिक्रीजिंग, तो इन दैट केस हम लोग क्या कहेंगे, टू डेटर्स, मतलब क्या क्रेडिट होगा, किस चीज में ये क्रेडिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में। सो अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आप इन चीजों से थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर नहीं आती है तो थोड़ी दिक्कत भले हो सकती है। इसमें से आपको एक ऑड वन आउट भी एक सर्च करके निकालना है। आइए देखते हैं कि हम लोग सर्च कर पाते हैं कि नहीं। विच अकाउंट इज द ऑड वन आउट? एक हो गया आपका ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल एंड प्लांट एंड मशीनरी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि विच वन इज ऑड वन आउट। टेक अ टाइम ऑफ अराउंड 5 सेकेंड्स। चलिए, सो गेस किया आप लोगों ने, विच अकाउंट इज ऑड वन आउट? तो यहां पर दिस अकाउंट इज ऑड वन आउट। यू नो व्हाई? ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जो कि लंबे समय तक चलते हैं, बट इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल इज फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, तो इस वजह से इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल इज ऑड वन आउट। आज के टॉपिक से डिस्कस नहीं था, लेकिन ऐसे जितने भी एमसीक्यूज आएंगे हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे। डेटर्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, मतलब कोई बैड डेट था, हमने कह दिया कि अच्छा आपसे तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पता चला अगले साल आकर के आपने पैसा दे दिया, तो इट विल बी एन इनकम फॉर मी, इट विल बी एन इनकम फॉर मी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये चीजें जर्नल एंट्री में आप सीखेंगे, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, जर्नल एंट्री वाला जब चैप्टर कवर अप होगा उसके साथ में हम इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। नाउ लेट अस सी कि आप वापस से क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। प्रीपेड सैलरी अकाउंट क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, क्या होगा ये? रियल। पेटेंट्स अकाउंट क्या हो गया? पेटेंट इज अ एसेट, क्या हो जाएगा? रियल। देखिए आंसर क्या है इसका, आई एम सॉरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट क्या हो गया? पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अंडर। सैलरी क्या है? रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। सैलरी हमारे लिए क्या हो गया? खर्च हो गया, इट इज एन एक्सपेंस। इक्विपमेंट हमारे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी। इक्विपमेंट्स फॉर मी इज एन एसेट। मेंबरशिप फी हमने अर्न की है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? एक रेवेन्यू। और अकाउंट रिसीवेबल अगर है हमारे लिए, मतलब हमको पैसा मिलने वाला है, तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है? नहीं। लायबिलिटी है? नहीं। पैसा तो मिलने वाला है, तो पैसा मिलने वाला है, तो ये क्या है? आई होप स्टूडेंट्स दिस चैप्टर वॉज क्लियर टू यू। मेरा मेन जो टास्क था वो आपको ये आज टाइप्स ऑफ अकाउंट सिखाना था और ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपके साथ में डिस्कस करना था, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे कहा कि एक न एक एमसीक्यू उसके लिए आ ही जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पिकअप करेंगे, इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ और भी आपकी देखिए पढ़ाई की इसमें कोई सीमा नहीं रहेगी, लेकिन ये मटेरियल जो आपके पास में है इसको आपको अच्छे से रिवाइज जरूर से करते रहना है, ताकि एक मटेरियल आपके पास में कन्फाइंड रहे कि हाँ ये हमारा मेन मटेरियल है, देन यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू वांट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।